पनिशमेंट और डिसिप्लिन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? वो मैं कहूँ, पनिशमेंट इज़ कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे को मैं जो कहूँ वही करना चाहिए, उसी तरीके से करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड पनिशमेंट। एंड डिसिप्लिन इज़ व्हाट, पता है? बच्चा कोई भी काम अपने तरीके से अपने टाइम पे कर ले, उसको डिसिप्लिन कहेंगे। बच्चा अपने आप उठ जाए तो उसको डिसिप्लिन कहेंगे। एग्रीड? बच्चा अपने टाइम पे होमवर्क करे, उसे हम डिसिप्लिन बच्चा कहेंगे। उसमें डांटना, चीखना, चिल्लाना है ही नहीं। बच्चे को उसके समय की अहमियत हो, नंबर 2 अपने काम की अहमियत हो, नंबर 3 अपनी एनर्जी की अहमियत हो। ये 3 चीज़ वस्तु हम सिखा दें तो कोई भी व्यक्ति अपना काम अपने बलबूते पे अपने तरीके से अच्छे से करेगा ही करेगा। सो नाउ हम वो चीज़ वस्तु कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, उतना ही या उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो हम क्यों भूल जाते हैं? कि बेटा आप 12:30 बजे से पहले टीवी नहीं देख सकते, वो फोर्स है। बट मैं कहूँ कि बेटा घर में सबके लिए ये नियम है कि 12:30 बजे से पहले घर में टीवी चालू नहीं होता। Then that is rule of the house. यस, एंड दैट इज़ द रियल डिसिप्लिन। तो बच्चों को पैसे की वैल्यू कैसे बताएं? कि बच्चों को जो भी चीज़ वस्तु की हमें वैल्यू समझानी है, राइट, उसकी स्कैरसिटी कभी नहीं दिखानी चाहिए। बच्चों को पैसों की वैल्यू सिखानी है तो आज के बाद पॉकेट मनी देना बंद कर दें। ओके, पॉकेट इनकम दे। क्या देना है? पॉकेट इनकम। पॉकेट इनकम। एंड वो बच्चा 10,000 15,000 रुपये पर डे के कमा रहा है, ग्रेजुएशन अभी बाकी है, क्या बात है। राइट। एंड जो मम्मी पापा को लगता था कि वो बच्चा कैसे कमाएगा, मैंने बोला रास्ते तो दुनिया में पैसे कमाने के लिए माने अनलिमिटेड अवेलेबल है, आपकी नज़र होनी चाहिए। पैसा पेड़ पर उगता है। नाउ ही इज़ नॉट डूइंग हार्ड वर्क, ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क। राइट। पैसा कमाना डिफ़िकल्ट नहीं है, पैसा कमाना दुनिया में सबसे आसान काम है। सर, पेरेंट्स प्रेशर बहुत बनाते हैं बच्चों पे कैरियर के लिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ प्रेशर से करियर की शुरुआत हो जाएगी। प्रेशर से करियर की शुरुआत हो जाएगी। प्रेशर से बच्चा इंजीनियर बन जाएगा। प्रेशर से बच्चे को मे बी इंटरव्यू में रट्टा मार मार के कुछ भी करा के आप एंटर करवा देंगे, बट उसमें सक्सेस जो है ना, वो प्रेशर से नहीं, वो पैशन से ही आएगी। क्या आपको लगता है जैसे समय इवॉल्व हो रहा है उस हिसाब से पेरेंट्स इवॉल्व नहीं हुए? 100%। पेरेंट्स को अपने आप में क्या चेंजेस लाने चाहिए? मैं कहना चाहूँगा बदलाव, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। वैल्यू फॉर मनी भी दे दी Value for आपने, money, हाँ। और सेविंग्स भी दे दी। सेविंग्स भी दे दी। मतलब ये पेरेंटिंग कोच एंड गुज्जू माइंड का कॉम्बिनेशन हो गया। डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम अपने बच्चों को कार या स्कूटर देते हैं चलाने के लिए, तो हमें उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस क्यों चाहिए होता है? सिली क्वेश्चन। हमें ड्राइविंग लाइसेंस इसीलिए चाहिए होता है कि हम अपनी सेफ्टी भी देख सकें और किसी और को हर्ट ना कर सकें। जब हम अपने छोटे से बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि स्कूल कैसा है, उसमें टीचर्स कैसे हैं, स्कूल का एफिलिएशन कौन से बोर्ड से है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। पर क्या हमने अपने अंदर झांका है? जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हमने पेरेंट बनने के लिए क्या तैयारी करी है? शादी करना? क्या केवल यही एक मान्यता काफ़ी है पेरेंट बनने के लिए? जी नहीं। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य सुधारना चाहते हैं, अपनी जनरेशन सुधारना चाहते हैं, अपने परिवार को सुधारना चाहते हैं, तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि 25 से लेकर 35 साल के बीच में एक कपल है जो अभी अपने जीवन की यौवन अवस्था में चल रहे हैं और अचानक उनके ऊपर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई
क्या वो उस जिम्मेदारी को सही ढंग से हैंडल कर सकते हैं? पुराना ज़माना छोड़िए, तब 8-8 10-10 बच्चे थे, 1-2 पे ट्रायल एंड एरर भी हो सकता था, अब नहीं हो सकता। इन्हीं सब बातों पे अच्छे से चर्चा करने के लिए हमारे पास हमारे देश के जाने माने पेरेंटिंग कोच हैं, जो आज हमें बताएंगे वाई पेरेंटिंग इज़ नीडेड टू बी सुपरवाइज्ड बाय अ कोच। परीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस, थैंक यू वेरी मच राहुल जी। परीक्षित जी, मैं पहला एक ये सवाल करना चाहूँगा कि पेरेंटिंग कोच की ज़रूरत क्यों है किसी इंसान को? सिंपल सा एग्जांपल दूँ कि गली मोहल्ले में यदि क्रिकेट खेलना है तो क्या कोच की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। नहीं। वो गेमिंग जोन में वो टॉय वाली कार आती है, उसके लिए क्या कोच की ज़रूरत है? नहीं। बट यदि हमें रेस के मैदान में कार चलानी है, यदि हमें स्टेडियम में क्रिकेट खेलना है तो कोच की ज़रूरत है। तो मेरा ये मानना है कि यदि नॉर्मल हम चाहते हैं कि बच्चे बस बड़े हो जाएं, अपने एक बार जॉब नौकरी धंधा चालू कर दें, नॉर्मल तरीके से जिए, तो कोच की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू वांट कि बच्चे अपने पोटेंशियल को यूज़ करें, वो थ्राइव करें, अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबल हो, हैप्पी हो एंड सक्सेसफुल भी हो, तो फिर कोच ज़रूरी है। तो पेरेंटिंग कोचिंग कैसे होती है सर? सो पेरेंटिंग कोचिंग मैंने वैसे तो काफ़ी सारे वेज हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम हमारे बच्चे को लेकर कौन सा एरिया या कौन सा गोल है वो हमें क्लियर होना चाहिए। एंड वो जब क्लैरिटी आए एज अ मदर एज अ फादर कि हमारे बच्चे को लेकर हमारा क्या गोल है, फिर मे बी कोर्सेज़ के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से, ऑनलाइन वर्कशॉप्स के माध्यम से डेफिनेटली हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सर, जैसे पेरेंट्स के लिए कहते हैं, मतलब बहुत सारे ना र्यूमर्स हैं इसमें। बेसिकली क्या है कि हमने पेरेंटिंग कहीं से सीखी नहीं है, हमने अपने पेरेंट्स को भी नहीं देखा सीखते हुए। ऑल्दो आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे को लगता है मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें हम देखते थे कि यार इसके जैसा बाप तो ना मिले, ऐसे भी हमने देखे थे। कई टॉक्सिक रिलेशंस भी होती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी होती है तो हमें कितना प्यार देना चाहिए और कितना डिसिप्लिन रखना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा प्यार एंड डिसिप्लिन एक ही चीज़ है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट अलग अलग है। ज़्यादातर लोग हम डिसिप्लिन को पनिशमेंट मान लेते हैं। इसका मतलब डिसिप्लिन अप्लाई करना नहीं आ रहा है ढंग से? यस, या डिसिप्लिन को हमने समझा नहीं है। राइट। सो ज़्यादातर मैं कहना चाहता हूँ डिसिप्लिन इज़ द एक्ट ऑफ लव। डिसिप्लिन इज़ द एक्ट ऑफ लव। यदि हम हमारे बच्चों को प्यार करते हैं तो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट लविंग योर ओन चाइल्ड। सो पनिशमेंट और डिसिप्लिन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है वो मैं कहूँ। पनिशमेंट इज़ कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे को मैं जो कहूँ वही करना चाहिए, उसी तरीके से करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड पनिशमेंट। एंड डिसिप्लिन इज़ व्हाट पता है, बच्चा कोई भी काम अपने तरीके से अपने टाइम पे कर ले, उसको डिसिप्लिन कहेंगे। बच्चा अपने आप उठ जाए तो उसको डिसिप्लिन कहेंगे। एग्रीड? बच्चा अपने टाइम पे होमवर्क करे, उसे हम डिसिप्लिन बच्चा कहेंगे। उसमें डांटना, चीखना, चिल्लाना है ही नहीं। बच्चे को उसके समय की अहमियत हो, नंबर 2 अपने काम की अहमियत हो, नंबर 3 अपनी एनर्जी की अहमियत हो। ये 3 चीज़ उसको हम सिखा दें तो कोई भी व्यक्ति अपना काम अपने बलबूते पे अपने तरीके से अच्छे से करेगा ही करेगा। पर सर, बच्चे स्कूल जाने के लिए उठते नहीं हैं, तो डांट के उठाना पड़ता है। राइट। या बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, या स्पोर्ट्स का उनका टाइम है तो खेलने नहीं जा रहे हैं, या वक्त बेवक्त खाना खा रहे हैं, तो उस समय जब हमें उन्हें फोर्सफुली वो काम कराना पड़ता है, तो क्या इसे डांटना कहेंगे या डिसिप्लिन अप्लाई करना कहेंगे? वंडरफुल। नाउ हमें भी जीवन में ढेर सारी चीज़ें करनी चाहिए। एज अ मदर एज अ फादर जब हम वो नहीं करते, सुबह में उठ के
ये भी काफ़ी सारे लोग मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, वो नहीं करते, फिर डॉक्टर के डांटने पे, डॉक्टर के कहने पे कि अब चलो वरना चल बसोगे, डायबिटीज़ आ चुका है, उस समय पे वो मॉर्निंग वॉक नहीं करते, वार्निंग वॉक करते हैं। राइट। ऐसी ढेर सारी चीज़ें मम्मी पापा के जीवन में भी होगी। क्या एज एन एडल्ट हमें पसंद आएगा कि वो व्यक्ति हमें कोई टोक के, डांट के, चीख के, चिल्ला के हमसे वो काम करवाए? नहीं। नो। सो नाउ हम वो चीज़ वस्तु कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, उतना ही या उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो हम क्यों भूल जाते हैं? सो बच्चा उठना नहीं चाहता तो बड़ा भी तो, मैं कहना चाहता हूँ, ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं करना चाहता। छोटा बच्चा ट्यूशन में नहीं जाना चाहता तो बड़ा कहाँ ऑफिस जाना चाहता है? वो तो पंचिंग मशीन में सैलरी कट ना हो उसके लिए 9 बजे पहुँचता है। अपने काम के लिए, अपने पैशन के लिए सुबह में 7 बजे पहुँच जाए। वैसे कितने परसेंटेज लोग होंगे कि उसका एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगा, बट फिर भी क्योंकि मुझे काम करना है मैं 2 घंटे पहले जाऊँ, मैं 2 घंटे बाद में निकलूँ? ऐसे कितने लोग होंगे? नहीं होंगे। बहुत रेयर, बहुत रेयर। तो डोंट यू थिंक बच्चे जो है ना वो मम्मी पापा की जेरोक्स कॉपी है? ट्रू, वेरी ट्रू। यदि हमें जेरोक्स कॉपी को सुधारना है तो पहले कौन सी कॉपी को सुधारना पड़ेगा? ओरिजिनल को सुधारना पड़ेगा। राइट। सो पहली चीज़ कि क्या बच्चा देख रहा है कि मम्मी पापा आर वेल डिसिप्लिन, दे आर फॉलोइंग द रूटीन। बट बच्चा क्यों टीवी देख रहा है और ट्यूशन में नहीं जाना चाहता? क्योंकि बच्चे ने बचपन से वही देखा है कि जब पापा ऑफिस से घर पे आते हैं, मुझे डांटने की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं और फिर पापा टीवी के सामने बैठ जाते हैं। मम्मा जब फ्री होती है, मम्मा भी टीवी आसन करती है, टीवी के सामने बैठ जाती है। तो नाउ अब जब भी मैं फ्री हूँ, मुझे भी जब रिलैक्स करना है, मुझे भी माइंड को फ्रेश करना है, तो माइंड फ्रेश करने का जरिया इज ईदर टीवी और मोबाइल। वो बच्चे ने बचपन से देखा है, तो बच्चा वही करता है जो हम करते हैं। हम जो कहते हैं वो बच्चा कभी नहीं करता। सो नंबर 1 मेरे हिसाब से कि बच्चे को डिसिप्लिन में लाने के लिए पहला सेट करना चाहिए रूटीन। और मैं आपको बताऊं, किसी भी मम्मी पापा को बच्चे को सुलाना, उठाना, खिलाना, होमवर्क करवाना और एक्टिविटी या स्पोर्ट्स करवाना, ये 5 चीज़ों को लेकर ही प्रॉब्लम होगा। राइट। ये 5 के अलावा कोई ब्रह्मांड का कोई और रॉकेट साइंस आने वाला है ही नहीं। राइट। बोले ये 5 चीज़ें सर ठीक हो जाए ना, तो जनरली जो लोग पेरेंटिंग के कोर्स में आते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि आपका पर्पज़ क्या है पेरेंटिंग कोर्स ज्वाइन करने का? तो बोले ये 5 चीज़ों के आजू बाजू ही होता है कोई भी सवाल उनका। मैं बोलता ये 5 चीज़ें ठीक हो जाए तो बोले हमें स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसी अनुभूति होगी एज अ मदर फादर। राइट। तो मैं कहता हूँ नाउ नंबर 1, इसको लेकर मैं डांटूँ, चीखूँ, चिल्लाऊँ, क्योंकि मुझे बचपन में डांट पड़ी है, मार पड़ी, मुझे लगता है दिस इज़ द वे टू टॉक टू अ चाइल्ड। बट नाउ मैं दूसरे तरीके से कहूँ, क्या हम यदि ऐसा करें कि बच्चे के साथ रोज़ सुबह में सोने का टाइम डिसाइड करें, उठने का टाइम डिसाइड करें, और कोई एक टाइम को मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, वो सब साथ में मिलके फॉलो करें। इट इज़ नॉट द डिसिप्लिन फॉर द चाइल्ड, इट इज़ द रूल ऑफ द फैमिली कि हम सुबह में एग्जाम्पल के तौर पे 7 बजे उठते हैं। बच्चे को 7 बजे उठने में क्यों परेशानी होती है? क्योंकि वो उसको अकेले को उठना है, पापा नहीं उठे, पापा अभी सो रहे, पापा 9 बजे उठेंगे, फिर प्रॉब्लम होता है। उसको जब बोला जाता है टीवी बंद करो, तो उसको पता है कि उसको होमवर्क करने के लिए बिठाएंगे और फिर मम्मी पापा कपिल शर्मा देखेंगे। राइट। तो इंस्टेड यदि हम नियम बनाएं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे घर पे एग्जाम्पल के तौर पे 12:30 बजे से पहले टीवी देखना इज़ नॉट अलाउड। सो अध्याय माई सन 8 ईयर्स का है, जब उसके लिए बोला गया कि बेटा आप 12:30 बजे से पहले टीवी नहीं देख सकते, वो फोर्स है। बट मैं कहूँ कि बेटा घर में सबके लिए ये नियम है कि 12:30 बजे से पहले घर में टीवी चालू नहीं होता। Then that is rule of the house. Yes, and that is the real discipline कि जहाँ पर सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो नाउ अब होगा क्या पता है? वो बच्चा देख रहा है कि मम्मी और पापा ने भी छुट्टी के दिन कभी भी सुबह में उठ के नाश्ता करके टीवी चालू नहीं किया। कोई भी वो नहीं करता, या रात को 9:30 बजे के बाद टीवी देखना इज़ नॉट अलाउड। हमारे किसी भी रूम में, गेस्ट रूम को छोड़ के,
टीवी है ही नहीं। टीवी रूम अलग है, वहाँ पर जाकर जिसको टीवी देखना है देख लिया, बट 12:30 बजे के बाद में या 9 बजे, 9:30 बजे के पहले। अब नाउ हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मैंने, मेघा ने, दोनों ने मिलके कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग किया। तो नाउ मैं और मेघा नहीं भी है और आदि घर में अकेला भी है, तो भी वो नाश्ता करेगा और सीधा अपने टॉय रूम में खेलने के लिए जाएगा या अपने दोस्तों के साथ नीचे खेलने जाएगा। बट टिल 12:30 वो नहीं करेगा। फिर 12:30 के आसपास कॉल करेगा कि पापा मैं टीवी चालू कर रहा हूँ। आई विल से ओके यस बेटा डू इट नाउ। क्योंकि हमने वो सब ने फॉलो किया तो उसको फॉलो करना पनिशमेंट नहीं लग रहा है। लेफ्ट साइड कार चलाना चाहिए, आपको पनिशमेंट लगता है? नहीं लगता। नो क्यों? क्योंकि सब चला रहे हैं, हैं। राइट। हमें फ़ोन का कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो यदि मम्मी एंड पापा ऑफिस से घर पे जाए और उसके बाद में यदि मम्मी पापा फ़ोन साइड में रखे, हालांकि मेरे ऊपर कम फ़ोन आते बट फिर भी मैं धिया के साथ धमाल मस्ती कर रहा था एंड किसी फ्रेंड का फ़ोन आया, मैंने साइलेंट करके बाजू पे रख दिया। राधी सेठ कि आपने क्यों फ़ोन नहीं उठाया? एंड मैंने कहा बेटा दिस इज़ फैमिली टाइम, एंड फैमिली टाइम पे फ़ोन या किसी भी टाइम का स्क्रीन इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ द रूल ऑफ द हाउस। एंड वो 8 साल का हुआ, उसमें हालांकि 9 बजे के बाद मेरे ऊपर 4 या 5 कॉल ही आए होंगे 8 साल में, बट फिर भी वो कॉल मैंने उस समय पे नहीं उठाया है। फिर आदि जब सो जाए फिर वो मैं फ्रेंड को कॉल कर लूँगा कि मैं बच्चे को सुला रहा था, दैट वाज माय फैमिली टाइम। उसके बाद में वो व्यक्ति इंस्पायर होता है, यार ऐसा तो मैंने 2 घंटा बच्चे के साथ कभी एक्सक्लूसिव टाइम में नहीं दिया। सो अब नाउ बच्चा जब बड़ा होगा ना, फैमिली के साथ होगा ना, दोस्त बुलाएंगे, वेब सीरीज़ की बातें करेंगे, मोबाइल, सोशल मीडिया, उसको वो पसंद नहीं आएगा क्योंकि उसने बचपन से क्या वो देखा है। सो मेरे हिसाब से डिसिप्लिन इज़ कि बच्चे को या तो सुलाना, या तो उठाना, या तो खिलाना, या तो होमवर्क करवाना, या तो एक्टिविटी कराना। कोई एक चीज़ वस्तु मम्मी पापा डिसाइड कर लें, वो एक्टिविटी को लेकर 1 महीने तक लेशर शार्प फोकस रखें एंड वो एक्टिविटी को लेकर रूल बना के सभी लोग फॉलो करें। एंड जब वो बच्चे की हैबिट बन जाए, नाउ मूव टू अनदर थिंग, नाउ मूव टू अनदर थिंग। 5 चीज़ें महीने में एक चीज़ पे फोकस करें, बाकी की चीज़ों पे डांटे नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। क्या आप अग्री करते हैं कि विद इन 5 मंथ्स ये 5 चीज़ें रूटीन में आ जाएगी और आ गई, उसकी हैबिट बन गई, दैट इज़ रियल डिसिप्लिन विदाउट पनिशमेंट। वाह सर, बहुत प्यारे ढंग से समझाया आपने। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आजकल ग्रोइंग चाइल्ड हैं, मतलब जब हम लोगों की जनरेशन थी, व्हेन वी वर किड्स, तो फैमिलीज़ में इतना पैसा नहीं था। अब पैसा आ गया है। पहले घर में एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, वो भी सबके पास नहीं होता था, आस पड़ोस में कॉल आती थी, एक दूसरे को बुलाया जाता था। अब सबके पास फ़ोन है। एक आध तो ऐसे ही घर में पड़े, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, रुल रहे हैं, इधर से उधर हैं। स्मार्टफोन्स हैं, आईफोन्स सबके पास हैं घर में। तो बच्चों को पैसे की वैल्यू कैसे बताई जाए? वंडरफुल। सो पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो भी चीज़ वस्तु की हमें वैल्यू समझानी है, राइट, उसकी स्कैरसिटी कभी नहीं दिखानी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। मम्मी पापा एक चीज़ क्या करते हैं बताएं, जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। हमारे समय पे हमने इतनी मेहनत करी है, कितने पापड़ बेले हैं, फिर ये सारी चीज़ें आई हैं, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें तो सब बैठे बैठे मिल गया। अब नाउ मैं जस्ट कहना चाहता हूँ, जिसकी स्कैरसिटी दिखाएंगे उसकी वैल्यू कभी नहीं होगी, उसका डर होगा। वेरी ट्रू, राइट। अब नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं कहूँ कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, उसकी जगह पर मैं बच्चे को कहूँ कि बेटा पैसे पेड़ पर ही उगते हैं। क्योंकि पेड़ से ही कागज़ बनता है और उसी पे पैसा प्रिंट होता है। नंबर 2, अब एप्पल उगाओ, अब बादाम उगाओ, अब मैंगो उगाओ, उसको बेच के आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। बेटा पैसा पेड़ पे उगता है, पैसा सीधा नहीं उगता, बट जो भी चीज़ वस्तु बनती है वो पेड़ के आजू बाजू की बनती है, उससे व्यक्ति करोड़पति हो सकता है। बेटा पैसा कमाना बहुत
मुश्किल है। मैं कहना चाहता हूँ पैसा कमाने के लिए हार्डवर्क नहीं, हार्टवर्क होना चाहिए, राइट? वो बच्चा हम उसके दिमाग में डाल देते हैं कि जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उतने ज़्यादा पैसे आएंगे, पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। वो बच्चे का वो पैसे को लेकर नेगेटिव ब्लूप्रिंट बन गया। एंड इंस्टेड यदि हम बच्चे को बताएं कि बेटा अब जो भी काम दिल से करोगे ना, लोग वो काम के लिए दिल से पैसे देंगे। आप खाली 2 इंच का इतना चीज़ ठीक करोगे, इसकी रियाज करोगे, दिल से गाना गाओगे, तो एक गाने का लोग 10 लाख रुपया दे देंगे। AR रहमान बन जाओगे तो मैं भी उससे कई गुना ज़्यादा दे देंगे। बट उसी की जगह आप दिल से काम नहीं करोगे, हार्डवर्क नहीं करोगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, तो सुबह से लेकर शाम तक शायद दिहाड़ी का 500 रुपया हार्डली मिले आपको। और ऐसा भी हो कि महीने में 20 दिन या 10 दिन आपको दिहाड़ी ना मिले। तो पहला मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम जो चीज़ वस्तु की वैल्यू सिखाना चाहते हैं उसकी स्कैरसिटी नहीं देंगे। वो अबंडेंस मात्रा में अवेलेबल है, यूनिवर्स उनको वो चीज़ देने के लिए रेडी है, बट वो क्वालिटी वो डेवलप करेगी तो ही उनको मिलेगा। नंबर 1 वो हम उनके अंदर माइंडसेट को डेवलप करें। नंबर 2 बच्चों को पैसों की वैल्यू सिखानी है तो आज के बाद पॉकेट मनी देना बंद कर दें। ओके। पॉकेट इनकम दे। क्या देना है? पॉकेट इनकम। पॉकेट इनकम। ये क्या हुआ सर? मेरे बच्चे को 500 रुपये की वीकली ज़रूरत है, ट्यूशन, खाना पीना, कहीं पर बाहर गए, भूख लगी, कुछ भी, टैक्सी या समथिंग। अब मैंने उसको 500 रुपया दिया तो ये खैरात है, मुफ्त का पैसा है, उसकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। वो नहीं, मैं और आप, कोई नहीं करेगा, राइट? जो लॉटरी में पैसा जिसको कौन बनेगा करोड़पति में लगा, उसको 2 साल के बाद देखो फिर से वहाँ पर आ गया। तो बच्चे की बात नहीं, बड़े को भी 5 करोड़ मिला, वो भी 2 साल में फिर से रोड पे आ गया, फिर से स्त्री का या जो भी काम था वो करने लगा। क्यों? क्योंकि बिना मेहनत का आया, राइट? लॉटरी का पैसा आया, मैक्सिमम लॉटरीज के पैसे यूं ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना मेहनत का आएगा, बिना मेहनत के जाएगा। सो नाउ मैं कहना चाहता हूँ वो बच्चे को 500 रुपया नहीं, 500 रुपये की ज़रूरत है ना, कितने रुपये देने पता है? 1000 रुपया। उससे क्या लगता है बच्चे? कमाओ। हाँ, हम क्या करेंगे बेटा, सपोज उसको गिटार पसंद है, उसको सोशल मीडिया पसंद है, उसका इंग्लिश अच्छा है, उसको कंप्यूटर पसंद है, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है वो हम उससे सीखें। वो गिटार को लेकर मेरा टीचर बन जाए, वो म्यूज़िक को लेकर मेरा टीचर बन जाए। मेरा इंग्लिश अपना बल्ले बल्ले इंग्लिश है, बच्चे क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मुझे इंग्लिश की क्लास दे। वो मुझे, आज के बच्चे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा है, तो वो मेरे लिए, मैं रील बनाऊँ उसका एडिटिंग करके दे, और उसके बदले में उसको वीकली 500 रुपये की जगह 1000 रुपया मिलेगा, वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। इन वहाँ पर हम बच्चे को बोलेंगे कि बेटा आपका हम बैंक अकाउंट खोलेंगे, उसमें 500 रुपीज़ आपकी नीड का है, वो आपकी जेब में जाएगा, 500 रुपीज़ मेरी ओर से आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। इन जब आप 18 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, आपने बोला मुझे बाइक चाहिए, मेरा बजट 60,000 है, आपको 90,000 वाला बाइक पसंद आया, तो आपके ऊपर के जो तब तक 30,000, 40,000, 50,000 जो भी आपने बचाए होंगे ना, अब मुझे पूछे बिना आप यूज़ कर सकते हो, बाइक को अपग्रेड कर सकते हो। आपके लिए मोबाइल की ज़रूरत होगी, मैं आपको दिलाऊं, मेरा बजट ये था, आपका ये वाला फ़ोन पसंद था, कोई बात नहीं, आप आपका पैसा ऐड कर सकते हो, उसमें पापा आपको कभी नहीं बोलेंगे ना। अब एक बात बताऊं, अब वो बच्चा जो 500 रुपया पहले यूं खर्च करता था, उसमें भी 100-200 रुपया कुछ ना कुछ करके ले जाएगा। अब जो बच्चे को एक बार पैसे बचाने की आदत लग गई ना, गारंटी के साथ वो 500 रुपये बैंक में डालने की जगह 550 डालेगा, और 500 जो खर्च कर रहा था वो 450 में मान जाएगा। वो खुद ब खुद उसके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाएगी। वैल्यू फॉर मनी भी दे दी आपने, हाँ, और सेविंग्स भी दे दी। सेविंग्स भी दे दी। मतलब ये पेरेंटिंग कोच एंड गुज्जू माइंड का कॉम्बिनेशन हो गया। सो यहाँ पर जब हम ऐसा करेंगे ना, तो बच्चा पैसे की वैल्यू करेगा। नंबर 2, छोटी छोटी चीज़ों में जो पैसे फोकट में उड़ाने हैं, पार्टी करनी है, सारी चीज़ों में कंट्रोल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये 2 चीज़ करें, मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट बन सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर
सर जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि बच्चा अगर गिटार बजा रहा है तो हम उससे सीख लें, इंग्लिश बोल रहा है तो हम सीख लें, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है कि बच्चों में कौन सी स्किल्स हैं, ये किस एज में आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए और इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वंडरफुल। बच्चों में स्किल्स नहीं होती, एक भी स्किल बच्चे में नहीं होती, टैलेंट होती है, ओके, राइट? सो द फॉर्मूला फॉर स्किल मनी, इनकलकेट करनी होती है। यस, सो टैलेंट इनटू स्किल इनटू वैल्यू एडिशन इज इक्विवेलेंट टू मनी और सक्सेस। आई रिपीट, टैलेंट इनटू स्किल्स। सो मेरे पास पेरेंटिंग की टैलेंट है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, उसका मुझे पैसा कब मिलेगा पता है? जब उसके साथ में स्किल को कंबाइन करूं। राइट, तो उसके साथ में पॉडकास्ट पे बोलने की स्किल को मैं सीखूं, वीडियो पे कैमरा कैसे रखना, शूट कैसे करना, आई कांटेक्ट कैसे करना, वो मैं सीखूं, स्किल को मैं डेवलप करूं। पब्लिक स्पीकिंग 500 पेरेंट्स के बीच में, 1000 पेरेंट्स के बीच में, मीडिया हाउसेस के बीच में कैसे आंसर देना वो मैं सीखूं, 1-to-1 काउंसलिंग कैसे करना वो मैं सीखूं। तो मेरा ये जो टैलेंट है, मेरा ये जो नॉलेज है, वो मैं मोनेटाइज कर पाऊंगा। अग्री करते हैं? बिल्कुल। नाउ नंबर 2, मैंने ये भी किया, माने टैलेंट भी है मेरे पास, उसको मैंने स्किल में भी कन्वर्ट किया, बट उससे ऑडियंस का फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसमें किसी की वैल्यू ऐड नहीं हो रही, किसी की लाइफ में बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो क्या कोई मुझे पैसा देगा? नहीं देगा। नहीं देगा। माने मैं गाना भी गा रहा हूँ, स्टेज पे भी जाके गा रहा हूँ, बट वैसा बकवास गा रहा हूँ कि किसी को मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो क्या कोई मेरी कैसेट खरीदेगा, यूट्यूब पे वीडियो देखेगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो दोनों चीज़ के माध्यम से तीसरी चीज़ होनी चाहिए, जो मेरी ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, उसके जीवन में वैल्यू ऐड होना चाहिए। सो तुषार कपूर भी नाचता है और ऋतिक रोशन भी, बट ये जब नाचे तो वैल्यू ज़्यादा ऐड होता है, तो वो 200-500 करोड़ कमाता है। और तुषार कपूर की बहन इतनी सारी सीरियल्स बनाती है, उसके पापा सुपरस्टार रहे हैं, फिर भी उसको जितने मूवीज़ मिलने चाहिए समहाउ नहीं मिलेंगे। धो वो एक्टिंग भी कर लेगा, धो वो डांस भी कर लेगा, बट वैल्यू एडिशन जो अमिताभ बच्चन मे बी 70s के बाद में या 80s के बाद में वो कर सकते हैं, तो आज उनको 18 घंटे का काम आज भी मिल रहा है, बिकॉज ऑफ वॉट? वैल्यू एडिशन। सो नाउ मैं जस्ट जो कह रहा हूँ कि हमें क्या करना है, बच्चे की खूबी जो है वो कब जाननी है? अब। तो स्पेसिफिकली 0 to 10 के बीच में, और जितना अर्ली उतना ज़्यादा अच्छा। सो जो आपने पूछा था स्किल, तो वो स्किल नहीं, टैलेंट है जो मम्मी पापा को देखनी है। उसमें मम्मी पापा 2 चीज़ों का लिस्ट बनाए। नंबर 1, मेरे बच्चे के कौन से काम को लेकर आसपास वाले लोग तारीफ करते हैं। ओके, कंप्लेन नहीं, तारीफ। नंबर 2, कौन सा काम है जो करते वक्त मेरा बच्चा खो जाता है, उसको खाने के लिए 3 बार बुलाना पड़ता है, वीडियो गेम नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, ठीक बात। मोबाइल नहीं होना चाहिए, वो एक्टिविटी होनी चाहिए, प्लेजर वाली नहीं, एक्टिविटी, एक्टिव रहने वाला चीज़ होना चाहिए। सो नाउ नंबर 1 जो मैं कहना चाहूँगा कि उसकी जो टैलेंट है उसको मे बी 0 to 10 के बीच में हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा काम वो एंजॉय करता है, कौन सा काम जिसको लेकर लोग तारीफ करते हैं, वो काम मे बी ज़्यादातर केस में उसका गॉड गिफ्टेड टैलेंट होगा। अब नाउ वो काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, वो मम्मी एंड पापा बैठ के प्लानिंग करें। एंड वो जब हो जाए तो नाउ नंबर 3, अब उसको हम किस तरीके से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दूँ, कोई बच्चा है जिसको गिटार पसंद है। सो अभी थोड़े समय पहले वन ऑफ दी क्लाइंट जो काउंसलिंग के लिए आए थे, दे सेड कि बच्चा गिटार 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 पूरे दिन ऐसा लगता है गिटार में पागल हो गया, बट समझ पढ़ता ही नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी वो जस्ट 12th में आएगा, अभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा, कैसे उसके करियर बनेंगे। फिर उनका करियर काउंसलिंग हुआ, उसमें भी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस उसका हाई था। अच्छा, तो फिर मैंने उनको आइडिया दिया, तो मैंने बोला कि आप वैसा करो, वो पढ़ रहा है वो अच्छी बात है, बट उसको म्यूज़िक को लेकर गिटार में इंटरेस्ट है, अच्छा वाला उसको गिटार दो, अच्छा वाला उसको कैमरा दो, अच्छा वाला उसको माइक्रोफोन जिससे वो प्रॉपर वे में रिकॉर्ड कर पाए, वैसा आप दो। बोले इससे तो बिगड़ जाएगा। मैंने बोला
अब मैं आगे का प्लान आपको बताता हूँ। अब नाउ आपको क्या करना है, बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप करो कि कैमरे के सामने सेल्फी कैमरा ऑन हो तब उसके सामने कैसे गिटार बजाना और प्रेजेंटेबल फ्रेम कैसे सेट करना, आई लेवल क्या होना चाहिए, कैमरा का लेवल कौन सा होना चाहिए, कैसे लाइटिंग सेट होना चाहिए, वो सारी स्किल सिखाओ। राइट। एंड नाउ उसमें से बच्चा वीडियो बनाना शुरू करे। नाउ ये बच्चा मे बी ऑनलाइन क्लास, जो बच्चों को गिटार सीखना है गांव में Tier 2 Tier 3 में गिटार के क्लासेस नहीं होते, वहाँ पर बच्चा ऑनलाइन सिखाना शुरू करे। फिर एक आइडिया उस समय पे मेरे दिमाग में आया था कि बच्चा में भी टोकन अमाउंट ले और किसी की बर्थडे एनिवर्सरी हो वहाँ पर लाइव जाके वो व्यक्ति के लिए गाना गा ले। बहुत बढ़िया। राइट, तो लोग बुक के देते हैं, उसकी जगह पर अब क्या करें, सॉन्ग बुक करें। एंड जैसे मेरी आपकी अच्छी दोस्ती है, मुझे लगा कि यार मैं आपको बुके दूंगा, 3 घंटे 4 घंटे 12 घंटे तक साथ में रहेगा, फिर डस्टबिन में जाएगा। बट क्या हो कि मैं आपके बर्थडे के दिन मैं आपको वीडियो कॉल करूं, मेरे साथ वो व्यक्ति भी कॉल पे हो, एंड मैं आपके लिए जो दोस्ती का जो गाना गाना चाहता हूं वो व्यक्ति लाइव गिटारिस्ट वहाँ पर बजा रहा है। बहुत सुंदर। तो क्या आप अग्री करते हैं कि 500 रुपये का बुके दे, उससे अच्छा 500 रुपये का सॉन्ग बुक करें, दैट इज़ मोर वर्थ। एब्सोल्युटली। राइट, उससे आपकी लाइफ में और मेरे और आपके रिश्ते में वैल्यू ऐड हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। डेफिनेटली यस। एंड यू बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, अर्निंग्स भी हो रही हैं। अर्निंग भी हो रही है, घर के बाहर भी नहीं जा रहा है। एंड मज़े की बात क्या है बताएं, आज के पर डे ही इज़ हैविंग अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 कॉल्स। ओह वाह। राइट, एंड वो बच्चा 10,000 15,000 रुपये पर डे के कमा रहा है, ग्रेजुएशन अभी बाकी है। क्या बात है। राइट, एंड जो मम्मी पापा को लगता था कि वो बच्चा कैसे कमाएगा, मैंने बोला रास्ते तो दुनिया में पैसे कमाने के लिए माने अनलिमिटेड अवेलेबल है, आपकी नज़र होनी चाहिए। पैसा पेड़ पर उगता है और वो पेड़ पे ही बादाम उगते, वही खाने से बुद्धि आती है वो खाओगे और आइडिया आएंगे। राइट, सो जस्ट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम बच्चे के अंदर वो जो स्किल है वो हम जब नर्चर करते हैं, उसके बाद में बच्चे को ये बताया कि बेटा आपके पास ये जो स्किल है, ये जो टैलेंट है, इससे अब लोगों का कहाँ पर आप फ़ायदा कर सकते हो। मैं मेरे कमाने पे ध्यान ना दूँ, मैं वहाँ पर फोकस करूँ कि ये टैलेंट से कौन से लोगों का और कितने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो ना जो हम पॉडकास्ट से पहले जो मैं आपके बारे में बात कर रहा था कि आपके पास जो कार का और इतने लॉन्ग ड्राइव का एक्सपीरियंस है, अब ढेर सारे लोग हैं जिसको उसका नॉलेज नहीं है। तो ना वो नॉलेज से जब मैं भी कोर्सेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, तो वो आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। एंड वो ना सिर्फ आपको पैसा देगा, बट आप अग्री करते हैं कि सबसे ज़्यादा खुशी देगा कि जब कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि बिकॉज ऑफ योर ड्राइविंग स्किल्स मैं भी शायद मेरा एक्सीडेंट होने से बच गया। मैक्सिमम पीपल डोंट नो कि जब हम फुल स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं तो स्टीयरिंग कैसे होल्ड करना चाहिए, स्टीयरिंग एंड जो सीट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एल्बो का कितना एंगल होगा तो हम इजीली स्टीयरिंग को कोई भी तरीके से मोड़ पाएंगे। ऐसे ढेर सारे एस्पेक्ट्स हैं जो जब मैंने इनफैक्ट कार ड्राइविंग सीखा था तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि आपके जैसे वो कोई पैशनेट ड्राइवर अंकल थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बताई हुई थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी 15-20 दिन का उनका जो कोर्स था, तो 3 या 4 दिन तक मैं उनके पास गया था। 5वें दिन मैं मेरी गाड़ी लेकर ही उनके पास गया, तो उन्होंने बोला बस तूने सीख लिया तो मैंने बोला थैंक यू वेरी मच कि आपने जो नॉलेज दिया है वो ड्राइविंग को लेकर मुझे मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाला है। ठीक है। सो उन्होंने मेरी लाइफ में जो वैल्यू ऐड करी, राइट, तो वो अब मेरे पास पूरी ज़िंदगी रहा। नाउ अब वो बच्चे ने गिटार के थ्रू वैल्यू ऐड कैसे कर सकता है, वो रास्ते मम्मी पापा बैठ के खोजे ना। करेक्ट। राइट, वन ऑफ द अनदर केस, बच्चा वॉज डॉग लवर, इज़ अ डॉग लवर, एंड मम्मी पापा इज़ लाइक कि बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। सोसाइटी में कोई डॉग को लग जाए तो कोई एनिमल हेल्पलाइन में फ़ोन नहीं करता, सब इसके पास आते हैं बोले तू कुछ कर और ये इतना खो जाता है कि ये खुद रात को नहीं सोएगा जब तक कुत्ता नहीं सोएगा, और वो उसको घर पे लेकर आता है, पता नहीं इसमें से वो क्या करेगा। एंड ये बच्चा अच्छे परसेंटेज लाने वाला था। मैंने बोला गुड, कोई बात नहीं। उसका जब हमने रिपोर्ट निकाला, उसका नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस वाज ऑन अ हायर साइड, माने नेचर के साथ जुड़ा हुआ कोई भी काम करना उसको पसंद आएगा, जिसमें से एनिमल इज अ पार्ट ऑफ नेचर। एंड फिर उस समय पे मेरे दिमाग में आइडिया है कि बेटा आपको डॉग पसंद है? बोले हाँ पसंद है। मैंने बोला आप क्या डॉग्स की हॉस्टल खोल सकते हो?
डॉग्स का ट्रेनिंग सेंटर चालू कर सकते हो। बोले वाह, हाँ ये तो कर सकता हूँ। एंड अहमदाबाद में ही स्टार्टेड स्लोली एंड ग्रेजुअली डॉग्स ट्रेनिंग एंड डॉग्स का हॉस्टल, क्योंकि जब लोग ट्रैवल करते हैं इज़ अ मेजर प्रॉब्लम कि किसके घर पे रखे, बिकॉज वो अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं। दे डू नॉट वांट कि कहीं पर भी रखे और उसको वो डॉग की तरह ट्रीट हम करें। इसीलिए डॉग नहीं ले पा रहे सर, नहीं, हाँ, क्योंकि right? छोटी फैमिली है। हाँ। मेरे डॉटर्स बहुत पीछे पड़ती, पापा नहीं हमें डॉग चाहिए डॉग चाहिए। मैं कहा बेटा हम सारे एक साथ ट्रैवल करते हैं, हम जब ट्रैवल करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, राइट। तो उन्होंने शुरुआत करी एंड आज मैं बताना चाहता हूँ ऑन एन एवरेज 700 रुपीज़ से लेके 1500 रुपीज़ तक का उनका रेट होता है फॉर डे केयर। कुछ डॉग्स हैं जिनको एसी वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो अकॉर्डिंगली होता है, उनके कुछ फूड अलग होते हैं तो अकॉर्डिंगली 1500 रुपये से लेकर 700 रुपये के उनके बजट है। एवरेज इज़ 1000 रुपीज़ पर डे के। अप्रोक्सीमेटली 200 डॉग्स ऑन एन एवरेज आज उनकी हॉस्टल में हैं। 5 साल पहले 6 साल पहले बच्चा आया पर डे, पर डे। अब कोई भी सिटी में चले जाएंगे, कोई भी एरिया में चले जाएंगे, लोगों को ट्रैवल करना है पर लोग नहीं कर पाते, या कोई एक फैमिली मेम्बर रुकता है या कुछ भी पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं पे अरेंज करते हैं। अब उनको पता चल जाए कि भाई ऐसी हॉस्टल है और वो वैसे व्यक्ति की हॉस्टल है जिसको पैसा नहीं कमाना, कोई भी डॉग को परेशानी होगी तो वो रात को खुद खड़ा रहेगा, वो डॉग लवर है। तो गारंटी के साथ मैं कहना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति अपने फैमिली मेम्बर को, अपने डॉग को उन्हीं के वहाँ पर रखना पसंद करेगा, चाहे वो 200 रुपये ज़्यादा ले लें, राइट। तो क्या आप अग्री करते हैं कि शायद ऐसे डॉक्टर के तौर पे रोज़ का 2 लाख कमाना इज़ डिफ़िकल्ट। नाउ ही इज़ नॉट डूइंग हार्ड वर्क, ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क। राइट। पैसा कमाना डिफ़िकल्ट नहीं है, पैसा कमाना दुनिया में सबसे आसान काम है। सर पेरेंट्स को कैसे मनाते हो आप इस बात के लिए कि बच्चे को उसके पैशन फॉलो करने दें? मैं लास्ट 21 साल से मना रहा हूँ एंड एट द एज ऑफ 22 मैं मेरे पापा के पास गया था जब मैंने मेरे पैशन फाइंड आउट किया था कि मुझे पेरेंटिंग कोच बनना है। तो आई स्टार्टेड माई पेरेंटिंग कोचिंग जर्नी एट द एज ऑफ 22, आज से 21 साल पहले। सो कॉलेज से निकला हुआ बच्चा पापा के पास जाए और बोले कि पापा मैंने करियर डिसाइड किया। पापा ने सोचा कुछ सीए होगा, MBA होगा, UPSC GPSC कुछ होगा। बोले क्या करियर? मैंने बोला मम्मी पापा को सुधारना है एंड यू वोंट बिलीव, मेरे मम्मी पापा की ओर से मुझे आज से 21 साल पहले अपने पैशन को फॉलो करने के लिए सपोर्ट मिला था। क्या बात है, राइट। सो मेरा ये मानना है कि जब मम्मी पापा अपने बच्चों को है ना प्यार तो करते हैं पर उनके बड़े सपनों पे ट्रस्ट नहीं करते, राइट। आज से 21 साल पहले जब मैंने बोला कि मुझे ये कोई काम करना है और तब ऐसा कोई करियर हो सकता है, कोई अभी भी कोई लोग नहीं सोचते कि इसमें क्या करियर होता है, कैसे होता है, लोग पैसे देते। तो मैं बोलना चाहता हूँ यस, 20+ कंट्रीज़ में हम एवरी ईयर बिजनेस करते हैं। ओह वाओ। एंड मे बी शायद टचवुड जो भी फाइनेंशियल जो भी टारगेट्स हो सकते हैं, क्योंकि मेरी करियर की शुरुआत एज ए मैकेनिक के तौर पे हुई थी। कार और 2 व्हीलर में मुझे इसलिए भी इंटरेस्ट है क्योंकि 9th 10th 11th 12 4 साल एज ए मैंने 2 व्हीलर मैकेनिक के तौर पे काम किया हुआ है। एंड 700 रुपये से करियर की शुरुआत हुई थी एंड मर्सिडीज़ बेंज तक के सारे सपने मैंने 29 से पहले पूरे कर लिए थे। क्या बात है, राइट। मम्मी पापा को एक पेंट हाउस गिफ्ट में देना, वो 22 की एज पे मैंने पेंट हाउस लेके मम्मी पापा के नाम पे उनको गिफ्ट में दिया था। मे बी 29 पे मर्सिडीज़ मेरा 5th 4 व्हीलर था, राइट। सो 22 से शुरुआत हुई थी और 29 तक मैंने 5 4 व्हीलर में भी मम्मी पापा को पेंट हाउस गिफ्ट में देना, जो भी फाइनेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं मेरे पैशन को फॉलो करके मैंने सारा पूरा किया है। एंड इसीलिए मैं भी शायद कहना चाहता हूँ आज मैं हार्ड वर्क नहीं करता, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा टारगेट है कि अब आने वाले और 50 साल तक, माने 92 की एज तक मिनिमम मैं यही पैशन के साथ यही काम करने वाला हूँ। वाई एग्जैक्टली 92? समहाउ अंदर से वो इनर कॉलिंग है कि एटलीस्ट इतना तो काम करना ही करना है। सो पता नहीं क्यों बट मुझे लगता है कि उतना तो होना ही चाहिए वैसा। सो जैसे अब्दुल कलाम का था कि जब वो दुनिया छोड़ के जाए तो उनका था कि बच्चों के सामने कुछ, तो वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था कि स्टेज पे बोलते बोलते उनकी डेथ हुई थी।
तो मेरा भी है कि जब भी 92 के बाद जितना भी जिए, क्योंकि तब मेरा रिटायरमेंट होगा 92 के बाद तो तब मैं ये चाहता हूँ कि तब भी मैं मे बी पेरेंटिंग के ऊपर बात करते करते या पॉडकास्ट या सेशन लेते लेते ये दुनिया को अलविदा करूँ, राइट। सो वो गोल के साथ मैं अभी आज जी रहा हूँ, एंड जो भी टारगेट हो सकते सारे के सारे पूरे किए हैं बाय फॉलोइंग माई पैशन। तो नाउ वी आर ऑन अ न्यू पैशन और अ न्यू मिशन, that is now we want to create 10,000 parenting coaches and उससे भी बड़ा पर्पज़ ये है कि हमें पेरेंटिंग की मिनिस्ट्री चालू करनी है। क्या बात है। सो कृषि की मिनिस्ट्री हो सकती है, राइट, पौधों के लिए जो शायद 6 महीना 1 साल काम करते हैं, तो हम पेरेंटिंग की मिनिस्ट्री में तो वैसे पौधे तैयार कर रहे हैं जो 80 साल तक चलने वाले हैं, जो देश को चलाने वाले हैं। तो वैसे पौधों के लिए भी तो मिनिस्ट्री होनी चाहिए। सो नाउ वी आर ऑन अ मिशन कि हम 10,000 पेरेंटिंग कोचेस को तैयार करें और उसके बाद में पेरेंटिंग यूनिवर्सिटी हो और उसके बाद में पेरेंटिंग की मिनिस्ट्री हो, क्योंकि आज 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एक स्कूल में तो एक पेरेंटिंग का कोच होना चाहिए ना, तो भी 15 लाख पेरेंटिंग कोच की ज़रूरत है जो मम्मी पापा को मोटिवेट कर पाए, इंस्पायर कर पाए टू डू पेरेंटिंग इन अ पॉजिटिव वे, विदाउट येलिंग, विदाउट पनिशिंग। सो मैं वो सब कुछ देख पा रहा हूँ, क्यों पता है? क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे सिर्फ प्यार नहीं दिया, मेरे बड़े सपने पे ट्रस्ट दिया। सो वो मम्मी पापा को जब मैंने ट्रस्ट दिखाया कि भाई आप ये फील्ड में डालें, और उनको जब मैंने पूरा बिजनेस मॉडल बताया, काम किया, आज वो बच्चा 1.5-2 लाख रुपया पर डे की इनकम पे है। खर्चा भी निकाले तो 40-50 हज़ार से पर डे का खर्चा उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मैंने वो डॉग को एक्सट्रीमली लेविश वे में रखे तो भी। एंड मैं कहना चाहता हूँ, जब वो डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, तो भी पर डे का 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना या पर इनकम करना शायद पॉसिबल नहीं था। एंड नाउ आज वो जब भी बच्चा मिलता है बोलता है सर आपने लाइफ बदल दी। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मेरी लाइफ बदली थी, मैं तो बस जेरोक्स कॉपी हूँ, राइट। जो मैं मेरे पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति अपने पैशन से ही करोड़पति होना चाहिए, तो उसको काम लगेगा ही नहीं, राइट। सर पेरेंट्स प्रेशर बहुत बनाते हैं बच्चों पे कैरियर के लिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ प्रेशर से करियर की शुरुआत हो जाएगी। प्रेशर से करियर की शुरुआत हो जाएगी। प्रेशर से बच्चा इंजीनियर बन जाएगा। प्रेशर से बच्चे को मे बी इंटरव्यू में रट्टा मार के कुछ भी करा के आप एंटर करवा देंगे, बट उसमें सक्सेस जो है ना, वो प्रेशर से नहीं, वो पैशन से ही आएगी। सो मम्मी पापा को 2 चीज़ें देखनी चाहिए। नंबर 1 कि शायद हम स्कैरसिटी माइंडसेट के साथ हैं। हमको लगता है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमें क्या कहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ एक्चुअली पेरेंट्स प्रेशर में आपका कहने का आके कह रहे हैं, राइट, आजू बाजू वाले लोगों के। बट एक बात कहूँ, हम उसी व्यक्ति की चिंता करें जो व्यक्ति यदि बच्चा ना कमाए तो वो उसका मंथली बिल वो पे करने वाला हो, उसकी चिंता करनी चाहिए। बाकी कोई कुछ भी कहेगा क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने पेरेंटिंग का काम किया तो ढेर सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बट मेरे मम्मी पापा ने जब भी मुझे क्रिटिसिज्म मिल रहा था, 22 साल का लड़का, मैं भी शायद मैं एक स्कूल में गया था, तो वहाँ से प्रिंसिपल ने बोला कि भाई आप क्या पढ़ाओगे, क्या कराओगे। मैंने बोला चाइल्ड साइकोलॉजी टीचर को वगैरह वगैरह। तो बोले आपकी एज, मैंने बोला 21-22 साल। तो वो हंसे मेरे पे, स्टाफ रूम में लेके गए, टीचर को दिखाया, बोले इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है, इनको 20 साल का तजुर्बा है। हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से निकाल दिया और सब लोग हंसे थे। फिर वही स्कूल ने मुझे एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे 10 साल के बाद बुलाया था, और वो व्यक्ति जिन्होंने धक्का मार के निकाला था वो मुझे लेने के लिए बाहर के गेट तक आए थे, बट उनको पता नहीं है कि ये वही व्यक्ति है राइट, कि जिनको मैंने 10 साल पहले, बट जिसने धक्का खाया हो उसको याद रहता है, एग्जैक्टली, राइट। पर मैं कहना चाहता हूँ सारी सिचुएशन में मेरे मम्मी पापा ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था कि बेटा आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो कुछ भी अच्छा होगा। सो मेरा ये मानना है कि नंबर 1, जब जो पैसे नहीं आ रहे थे, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, या ऐसा जब हेट्रेड मिल रहा था, या जब भी ऐसी सिचुएशन मिल रही थी, पापा ने एक ही चीज़ बोली थी, बेटा गॉड +1 इज़ मेजोरिटी। आप ईमानदारी से कोई काम करते हो, ऊपर वाला आपके साथ है, एंड गॉड +1 इज़ मेजोरिटी, माने तीसरा व्यक्ति जो आपका बिल पे करने वाला नहीं है, वो क्या सोचता है वो सोचना ही नहीं है। बहुत सुंदर।
क्योंकि वो यदि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है तो आप उसकी सोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहे हो? आई सेड यस, एंड तब से मैं हो गया बेशर्म। आपको क्लिक कैसे किया, मतलब कैसे ये कॉलिंग कैसे आई कि यार पेरेंटिंग कोच बनना है? मैंने उससे 2 साल पहले मैंने 2 तरीके से, एक तो मेरा पॉजिटिव पेरेंटिंग हुआ था, बिकॉज हम जो जगह पर बचपन मेरा बीता था, रोड साइड छोटा सा घर था, बाजू में रेशन कार्ड की शॉप थी, उसके बाजू में पान का गल्ला, किराने की शॉप, साइकिल रिपेयरिंग की शॉप, उस टाइप की सारी चीज़ें थी। एंड मैक्सिमम माने लोअर बैकग्राउंड कैटेगरी के सारे लोग, रोड साइड छोटा सा घर। वहाँ पर मैंने देखा कि ज़्यादातर मम्मी पापा बच्चों को डांट रहे, मार रहे, चिल्ला रहे, बच्चे के कुछ सपने हैं, और टीनेजर्स बच्चे जब मिलते हैं तो आपस में वही सारी चीज़ें होती रहती है। एंड आई वाज लाइक कि भले मेरे घर में फाइनेंशियल चैलेंज है, बट इमोशनल चैलेंज नहीं है, मेंटल चैलेंज नहीं है, मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो दो आई वॉज वर्किंग एज अ मैकेनिक, 2 व्हीलर रिपेयर करता था, 700 रुपये कमाता था, स्कूल की फ़ीस पे करता था, बट फिर भी स्ट्रेस नहीं था, मैं लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा था बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव पेरेंटिंग। तो वहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि ये मम्मी पापा का रोल, मोर देन मनी, मोर देन स्कूल, मोर देन एनीथिंग एल्स, मम्मी पापा का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर मेरा मे बी ओशो को सुनना, ओशो को पढ़ना, वो सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। जे कृष्णमूर्ति है, फिर गिजू भाई बधेका, बहुत ही प्यारे गुजराती ऑथर। सो वो सभी लोगों को पर्टिकुलरली मेरा धीरे धीरे पढ़ना शुरू हुआ। उसमें से मेरा ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेस्ट दोनों पेरेंटिंग की ओर आगे बढ़ा। 20 साल की एज पे मैंने बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया था ऑन मेमोरी, कंसंट्रेशन, गोल सेटिंग, वो सारी चीज़ें। एंड जब 2 साल बच्चों के साथ काम किया ना, मुझे समझ में आ गया कि जेरोक्स कॉपी पे नहीं, मुझे अब ओरिजिनल कॉपी पे काम करना होगा। तो बच्चों में पॉजिटिव चेंज आएगा। एंड देन आफ्टर मैंने मम्मी पापा को जाके बोला कि मुझे लगता है मुझे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो फिर बस पहले भी मैं मैकेनिक था, आज भी मैं मैकेनिक ही हूँ। फ़र्क उस बात का है कि पहले 2 व्हीलर रिपेयर करता था, आजकल रिश्तों को रिपेयर करने का काम कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। सर, एक कहावत हम लोगों ने अक्सर सुनी है कि बच्चों को खिलाओ सोने का निवाला, आपने सुनी है? अब पूरी कहें शायद में भी। बच्चों को खिलाओ सोने का निवाला, मगर चलाओ तलवार की धार पे। कि आपको उनकी अपब्रिंगिंग पे, उनका कंफर्ट तो पूरा ध्यान रखें, लेकिन स्ट्रिक्टनेस से कोई या डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप कहाँ तक एग्री करते हैं इससे? यस, सोने का निवाला मैं थोड़ा कहूँगा कि अब कम होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सब बच्चों को मिल रहा है, सारी फैसिलिटीज़। मेरे हिसाब से थोड़ी फैसिलिटी कम होनी चाहिए और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए, दोनों को बैलेंस करते रहना चाहिए। क्योंकि आजकल ज़्यादातर मम्मी पापा जो हो सकता है उससे ज़्यादा दे रहे हैं, महंगी स्कूल में डाल रहे हैं, महंगे टॉयज़ दे रहे हैं, मे बी उन बच्चों के कपड़ों के पीछे, लग्जरी के पीछे, फैसिलिटी के पीछे, घुमाने के पीछे बजट हो उससे भी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। आजकल मैंने जो पेरेंट्स को देखा है, वो बच्चों के पीछे वो एकदम पागल है, बट उसके पीछे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते तो फिर ये प्रॉब्लम आता है। तो मुझे लगता है शायद ये कहावत का भी मतलब यही कुछ होगा कि ये दोनों के बीच में बैलेंस करें। सर, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि आजकल जो बच्चे हैं उनकी आपस में म्यूचुअल फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग जो है वो वैसी नहीं रही जैसी हम लोग के समय में होती थी? इसमें भी 2 बातें हैं। आंसर यस भी है और आंसर नो भी है। आंसर यस इसीलिए क्योंकि यस, आज बच्चों की जो सोशल स्किल है वो कम है, बच्चे जो बात है वो कम कर रहे हैं। बट नो इसीलिए कहना चाहूँगा क्योंकि हम जब छोटे थे ना, तो मम्मी पापा हमारे दोस्त को जज नहीं करते थे। वो हमारे दोस्त को देखकर कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि इसके साथ मत बात कर, ये तो कम मार्क्स लाने वाला है, या तेरे कम मार्क्स आ रहे थे, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, दोस्तों के साथ बोलना बंद कर दे। उन्होंने हमें हमारी फ्रेंडशिप को अच्छे से एंजॉय करने दिया, अनलिमिटेड या अनकंडीशनल रिलेशनशिप को बनाने दिया। वेरेज आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चा जो भी दोस्त के साथ बात कर रहा है, जो भी हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ज़्यादातर मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीच बीच में एडवाइस दे रहे हैं। एंड इसीलिए मैंने ये देखा है कि इसके साथ मत बोल, ये मत कर, वो मत कर, इसके घर पे नहीं जाना है, नहीं वो हमें पता नहीं, यहाँ पर मत कर, वो मत कर, नीचे खेलने तो बोले धूप में नहीं जाना है। बिकॉज ऑफ दैट बच्चे का अब सारी दुनिया है वो स्क्रीन पे सिमट के रह गई। एंड अब नाउ स्क्रीन हाथ में आने के बाद उसका वैसा वैसा इफेक्ट चालू हुआ
कि अब दोस्तों के साथ मिलना, बातें करना, फिर मम्मी बोलेगी ये ना, पापा बोलेंगे वो, उससे अच्छा दोस्तों के साथ जो भी करना है स्क्रीन पे करते हो। अभी तो मैं देखता हूँ कि बच्चे बोलते हैं नीचे खेलने जाना है, और नीचे भी बच्चे 4 मिल के आपस में वो मोबाइल पे ही खेल रहे होते हैं। तो यस वो हुआ है, पर मुझे लगता है यदि मम्मी पापा एक चीज़ मान लेना कि बच्चे को अच्छे दोस्त मिलेंगे और दूसरे बुरे दोस्त भी मिलेंगे। सर हम बहुत ये आपस में बातें करते हैं कि अब इस एज में आ गए, इस दौर में आ गए कि सब ना कहते हैं यार हमारे ज़माने में ना बच्चे ऐसे थे, हमारे ज़माने में हमारे पेरेंट्स ऐसे थे। मतलब हम पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जैसे समय इवॉल्व हो रहा है उस हिसाब से पेरेंट्स इवॉल्व नहीं हुए? 100%। पेरेंट्स को अपने आप में क्या चेंजेस लाने चाहिए? मैं कहना चाहूँगा बदलाव, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। भगवद गीता में कहा गया है बदलाव ही सृष्टि का नियम है। तो बदलाव तो आएगा। क्या सारे मम्मी पापा को पूछना चाहता हूँ, आपके मम्मी पापा जैसे थे या उनके मम्मी पापा जैसे थे, जैसे रहते थे, जैसे खाते पीते थे, आप भी वैसे ही रहना पसंद करोगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आज मम्मी को भी संडे को खाना नहीं बनाना। आपकी मम्मी ने कभी ऐसा बोला था कि संडे मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे रेस्टोरेंट में ले जाओ, मुझे मूवी दिखाओ? ऐसा कभी आपकी मम्मी ने बोला था? बोले नहीं। No. तो क्या उसका मतलब कि आपको भी नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, Right. बिकॉज चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट थिंग। बट परेशानी कब आती है कि जब वो बदलाव के लिए अब रेडी ना हो। तो बदलाव तो आएगा, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, बदलाव तो आएगा, बट प्रॉब्लम तब होगा जब हम उसके लिए रेडी ना हो। एंड इसलिए मेरा ये मानना है कि हर मम्मी पापा को पेरेंटिंग सीखने पे फोकस करना चाहिए। ना बड़ी मुझे हैप्पी कि आपकी ऑडियंस तक पेरेंटिंग के पॉडकास्ट के माध्यम से पेरेंटिंग का ढेर सारा नॉलेज है जो आप स्प्रेड करने का काम कर रहे हो। सो मेरा ये मानना है कि पेरेंट के लिए कंपलसरी होना चाहिए, एंड इसीलिए वी वांट कि पेरेंटिंग की मिनिस्ट्री हो। बहुत जल्दी होगी कि जब शादी हो, बच्चे का प्लान करे उससे पहले मे बी गर्भ संस्कार और पेरेंटिंग, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये मम्मी पापा को सीखना चाहिए, फिर प्लानिंग करना चाहिए। बहुत सही सर। अब हम इसके एंड पे आ रहे हैं, मन तो नहीं कर रहा फिनिश करने का, बट एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड। लास्ट 3 टिप्स आप क्या देना चाहेंगे पेरेंट्स को, जो आप देखते हैं कि मतलब बिल्कुल ही डिजास्टर हो रहा है, जो हो ये रहा है मगर होना ये चाहिए? वंडरफुल। पहला जो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ जब हम पर्टिकुलरली पास होते हैं, बच्चों के साथ जब हम होते हैं, तब बच्चों को ज्ञान ना दे, बच्चों पे ध्यान दे। राइट? बच्चों को ये कर, वो कर, ये मत कर, वो मत कर, वो सारी एडवाइस देने की जगह पर हम क्या करना शुरू करेंगे? बच्चा जो कर रहा है उस पर फोकस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, और उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे, उसके खेल को ध्यान से देखेंगे, और उसमें खुश होने की शुरुआत करें। आज हम देख रहे हैं बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आप देखेंगे ना उनके मम्मी पापा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी दुखी राम हैं, वो भी दुखी रहते हैं, वो भी स्ट्रेस में रहते हैं। यदि मम्मी पापा बच्चों के छोटे छोटे काम को लेकर खुश होना चालू कर दे, तो बच्चा इज ज़ेरॉक्स कॉपी। गॉट इट। तो बच्चा चेस खेल रहा है, बच्चा सुडोकू खेल रहा है, बच्चा तकिया फाइटिंग कर रहा है, तो वो करे। बच्चा वो सोफे पे कूद रहा है, तो कूदना चाहिए, उसके बाप का घर है। अपने बाप के घर पे यदि नहीं कूदेगा तो कहाँ कूदेगा? बिल्कुल सही। राइट? तो पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि हम बच्चों को बड़ा ना करें, बच्चों के साथ हम छोटे हो जाए, और मैं बोलूँ आधा घंटा बच्चों के साथ बच्चे बनकर ज्ञान नहीं ध्यान देने की शुरुआत करें। नंबर 1। नंबर 2, बच्चे के अंदर उसकी जो कमी है उसको सुधारे नहीं, उसकी खूबी को निखारने पे ध्यान दें। सो बच्चे कौन से काम में कमज़ोर है वो छोड़ दे, बट वो कौन से काम को बेस्ट तरीके से कर सकता है वो करे। बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे मैथ्स में कमज़ोर है, लैंग्वेज में स्ट्रांग है, तो उसका मैथ्स का ट्यूशन नहीं, लैंग्वेज के 2 ट्यूशन होने चाहिए। बहुत सही। इन बड़ा हो के वो शायर या कवि बनना चाहिए। राइट? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर बनेगा। इनफैक्ट वो मैथ्स में कम मार्क्स लेकर आते थे। मैथ्स के टीचर जब पढ़ाते हो तब वो पेंटिंग करते थे, वो उनके बारे में कविताएं लिखते थे। एंड यदि मम्मी पापा ने उनको फोर्सफुली मैथमेटिक्स सिखाया होता तो एक इंजीनियर या एक अकाउंटेंट बढ़ जाता पूरी दुनिया में, और एक रविंद्रनाथ टैगोर कम हो जाता। राइट। बहुत सही, बहुत राइट? डीप बात कही है। हाँ, बहुत डीप। तो इंजीनियर कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक रविंद्रनाथ कम हो जाए डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पॉडकास्ट में सभी लोग मम्मी पापा लिखे, उनके बच्चे की कौन सी कमी है आज के बाद किसी को नहीं बोले, उसकी जगह पर बच्चे की कौन सी खूबी है ना पूरी दुनिया को बोले।
बहुत सुंदर। एक एग्जांपल दूं। एक सब्जी मंडी में एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, आम ले लो, आम, सड़े हुए आम, एकदम बेकार आम, एकदम खराब आम। तो कोई लेने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं। मैं आपको कहूँ, ज़्यादातर मम्मी पापा वही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। बच्चे की जो कमज़ोरी है वही बोल रहे हैं कि लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं, ये नहीं, वो नहीं। फिर दुनिया को बड़ा होने के बाद बोलेंगे इसको जॉब पे ले लो, इसको इंटर्नशिप में रख लो, इसके लिए रिश्ता इसके लिए रिश्ता ढूंढो। यही आम के बारे में जो आपने बोला हुआ है, अब ये आम जब मार्केट में जाएगा क्या उसका कॉन्फिडेंस होगा? आंसर इज़ नो। सो कहना चाहता हूँ, कमी पे नहीं, खूबी पे ध्यान दे, और जो अच्छाई है वही चीज़ हम बोलेंगे, राइट? ये दो चीज़ हम करें। एंड तीसरी एंड लास्ट चीज़ जो कहना चाहूँगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चे के साथ बच्चे का बचपन एंजॉय करना शुरू करें। छोटी सी कहानी के माध्यम से कंप्लीट करना चाहूँगा। एक मम्मी अपने बच्चों को लेकर परेशान है कि बैग इधर रखता है ना, जूते इधर रखता है ना, कपड़े इधर फेंकता है ना, पूरे दिन मुझे तो परेशान करके रखा है, बात ही नहीं सुनता है। ऐसी कंप्लेन वो मम्मी उनके बाजू में रह रहे जो आंटी थे उनसे कर रहे थे। वो आंटी उनकी बात सुनते सुनते मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। पूछा कि क्यों आप मुस्कुरा रहे हो? तो बोले, देख, तुझे ऐसा लगता है कि तेरे सोफ़े बिखरे हुए रहते हैं, तेरा घर इधर बितर रहता है, सारी चीज़ें इधर उधर रहती है। मेरा प्रॉब्लम उससे ऑपोजिट है। मेरे दोनों पास बच्चे है ही नहीं जो मेरे ये है सब बच्चे, हाँ, हाँ। पर मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। अब एक ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गया है, एक अमेरिका सेटल हो गया है। एंड वो शायद 2 साल, 3 साल, 4 साल में शायद उनको टाइम मिले तो एक बार आते हैं। एंड आज मेरा सोफ़ा बिखेरने वाला, उस पर कूदने वाला कोई नहीं है। टीवी का रिमोट इधर उधर रख के छुपाने वाला कोई नहीं है। बैग को इधर उधर डालने वाला कोई नहीं है। पर आज मैं मिस कर रही हूँ कि शायद वो बच्चा घर पे आए और खाना गिराए, डाइनिंग टेबल पे बातें हो, गप्पे शप्पे हो, थोड़ी चादर इधर उधर हो जाए, सोफ़े के तकिए इधर उधर हो। एंड वो पलों को मैं कई सालों से मिस कर रही हूँ। वेरी ट्रू। कल तेरे बच्चे भी बड़े होंगे ना, तब तू भी मिस करेगी। बट तब तुझे ऐसा गिल्ट नहीं होना चाहिए कि जब वो समय था तब मैंने जिया ही नहीं। तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, ज़ेद, गुस्सा, उसकी शादी होने के बाद, करियर में सेट होने के बाद, अब हम कहाँ हमारे पापा के पास जाके गुस्सा करते हैं, मम्मी के सामने अब कहाँ आर्ग्यूमेंट करते हैं। ये सारी मम्मी पापा के लिए गोल्डन मेमोरीज़ हैं। जब आप रिटायर होंगे और अपने बच्चे उनकी लाइफ में बिजी होंगे, आपके पास हस्बैंड एंड वाइफ झूले पे बैठकर बातें करने की ऐसी हज़ारों ढेर सारी मेमोरीज़ होनी चाहिए। मुझे लगता है वही अल्टीमेट पेरेंटिंग का लेसन है, वही पेरेंटिंग का अल्टीमेट मैसेज है। बहुत सुंदर सर, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे से इतने डीप टॉपिक को आपने बहुत ही सरल भाषा में सबको समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत आनंद आया। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ वैल्यू मिली है और आपके बच्चे हैं और आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से पेन ऑन पेपर लेके आप ये पॉडकास्ट देखें, नोट्स बनाएं, और मेरे को पूरा यकीन है कि ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड कर सकेगा। इन्हें उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनके बारे में आपको ये पॉडकास्ट देखते देखते ख्याल आया था, क्योंकि मेरे को तो पॉडकास्ट करते हुए भी ख्याल आया था, है ना। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।